हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये है पार्ट 5 एंडोक्राइन सिस्टम का। एंड टॉपिक है कॉर्टिसोल, विच इज बेसिकली अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। सो एक्चुअली एड्रिनल ग्लैंड या फिर जो सुप्रा रीनल ग्लैंड होता है, उसको हमें पता है दो जोन्स में डिवीजन पॉसिबल है। मेडुला अंदर वाला और बाहर कॉर्टेक्स, जिसकी फर्दर 3 लेयर्स होती हैं। So you can remember it like GFR, glomerular filtration rate। तो G से ग्लोमेरुलोसा लेयर, जिसके हॉर्मोन्स होते हैं कौन, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। एग्जाम्पल मिनरल में ALR है लास्ट में, तो एल्डोस्टेरॉन। ठीक है। GFR में सेकंड जो F है दैट इज फेसिकुलेटा। फेसिकुलेटा लेयर से क्या निकल रहा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं। ग्लूको एंड हो रहे हैं CO से, तो CO से ही कॉर्टिसोल, वैसे कॉट करके कॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिसोन। लास्ट रेटिकुलरिस लेयर is responsible for the release of androgens। स्ट्रेस हॉर्मोन्स तो हमें बताइए, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन act in the sympathetic situations। प्रिंसिपली ये कैसा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है हार्मोन और निकलता है जोना फेसिकुलेटा से, जो कॉर्टेक्स की सेकंड लेयर है ना। क्यों जरूरी है? ताकि स्ट्रेस लेवल्स रेगुलेट हो पाए, मेंटेन एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टैसिस ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड प्लेज मेजर रोल इन रेगुलेटिंग CPF मेटाबॉलिज्म। और साथ ही साथ ये इम्यून और इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेज में भी रिलीज होता है। कैसा है ये? स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन है। इट इज अ स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। और कैसे इसका सिंथेसिस होता है? कोलेस्टेरॉल से, derived from cholesterol and released during diurnal rhythm। नॉर्मल जब स्लीप साइकिल जो होती है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पीक लेवल्स है अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह स्ट्रेस ज्यादा होता है, कॉर्टिसोल का अमाउंट ज्यादा होता है स्ट्रेस हार्मोन का, और लोएस्ट लेवल इसका रात को होता है। सबसे ज्यादा सिंथेसिस इसका हो रहा होता है सुबह एंड लोएस्ट सिंथेसिस रात को। सेक्रीशन का रेगुलेशन is controlled by the hypothalamic pituitary adrenal axis, HPA axis। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगी। ये पूरे प्रोडक्शन की कमांड कहाँ से आती है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस बेसिकली CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, और फिर वो ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाके ACTH का रिलीज करवाता है। एंड फर्दर ये जो ACTH है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस कॉर्टिसोल। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस आया एक्शन में, क्या रिलीज करवाया? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH रिलीज हुआ हाइपोथैलेमस पे, जिसने एक्ट किया किस पे? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे। अब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज होगा ACTH। नाम में ही आ रहा है इसका, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, मतलब एड्रीनल कॉर्टेक्स की ट्रॉफी या उसकी ग्रोथ या फिर उसको स्टिमुलेट करवाए। तो एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे अब कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन होगा।
और कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन था ये CRH। ये जो कॉर्टिसोल होता है ये नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को, ताकि इसकी खुद की सेक्रीशन रेगुलेट हो सके, इसके लेवल्स बढ़ ना जाए। अगर ज्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के पास ये सिग्नल्स भेजता है, क्योंकि कंट्रोल ये कर रहे थे ना, तो यहाँ पर इसका इनहिबिटरी सिग्नल जाएगा। अगर लेवल इंक्रीज हो जाए तो एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस पे जाके ये इन सब की प्रोडक्शन रुकवाएगा, CRH और ACTH की। तो खुद ही इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन। ऐसा कब होता है? हमें पता है कि जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, किसी को ट्रॉमा या इन्फेक्शन या फिर कोई ऐसी कंडीशन जैसे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए एकदम से, या फिर कोई बहुत इमोशनल डिस्टर्बेंस, तो स्ट्रेस उस केस में बढ़ जाता है, तो इंक्रीज कॉर्टिसोल सिक्रीशन टेक्स प्लेस सिग्निफिकेंटली। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं ना वो सिंथेटिक भी आते हैं, और ये किस में यूज होते हैं? दवाइयों का कॉम्पोजिशन होता है ये इम्पोर्टेंट। दे आर यूज्ड इन एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। जैसे एलर्जी के लिए जो ड्रग्स आती हैं, एस्थमा रिलेटेड ड्रग्स, या ऑटो इम्यून कुछ डिजीजेस की ड्रग्स, और इम्यूनोसप्रेसेंट्स कौन लेते हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स, या फिर कोई टाइप का शॉक हो तो उस केस में जो दवाइयां दी जाती हैं उनका भी कंपोनेंट होता है क्या? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन सब के कंपोनेंट्स हैं, बट हाउएवर इनका लॉन्ग टर्म में यूज किया जाए ऐसी दवाइयों का तो इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। क्या क्या हो सकते हैं ऐसी दवाइयों के साइड इफेक्ट जिनमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये स्टेरॉइड है ना, आपने सुना ही होगा कि स्टेरॉइड्स लेने नहीं चाहिए, हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। जैसे ये बोन डेंसिटी कम, ऑस्टियोपोरोसिस करवा सकते हैं, डायबिटीज मेलाइटस डायबिटोजेनिक होते हैं, लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन करवा सकते हैं, और इम्यूनिटी के लिए दे रहे थे, बट इन्फेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म में लिए जाएं तो ये सब इसके बोन्स पे इफेक्ट और ब्लड लेवल्स पर इफेक्ट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे एक्ट करता है कॉर्टिसोल? ये टारगेट सेल से बाइंड करेगा उसके इंट्रासेलुलर विद इन द सेल जो उसके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर है उनसे। तो ये खुद टारगेट सेल के पहले अंदर एंटर करेगा, फिर सेल के अंदर जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स थे उनसे ये बाइंड कर जाएगा। सो ये रहा सेल, लेट्स से ये कॉर्टिसोल है, इसको सेल में एंटर करना है तो एंटर कर पाएगा क्योंकि स्टेरॉइड बेस्ड है ना, तो टारगेट सेल में एंटर कर रहा है। अब इंट्रासेलुलर विद इन द सेल इसके रिसेप्टर्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स थे, उनसे बाइंड करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? ये हार्मोन है और रिसेप्टर से कंबाइन करेगा तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाएगा। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स HRC, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ जाएगा? ट्रांसलोकेट किधर चला जाएगा? अभी न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस में तो हमें पता है जेनेटिक मटेरियल वगैरह होता है, तो जीन ट्रांसक्रिप्शन को भी रेगुलेट कर पाएगा और अपनी मर्जी के प्रोटीन्स बनवा पाएगा, स्पेसिफिक प्रोटीन्स का सिंथेसिस कर पाएगा और खुद के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को लेके आएगा। सो HRC कहाँ गया? न्यूक्लियस में। डायरेक्टली इसके न्यूक्लियस में नहीं थे रिसेप्टर्स, न्यूक्लियस में तो ये बाद में बाइंड करने के बाद, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद गया, HRC बनाने के बाद गया वहां पे
इसने क्या किया, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, खुद की मर्जी के प्रोटीन्स बनवाए, जैसे जीन ट्रांसक्रिप्शन, जिसकी वजह से क्या हुए, स्पेसिफिक प्रोटीन्स बने। अब क्योंकि ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फिर जीन ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा है, इसलिए ये सब होने में टाइम लग जाता है। इस इफेक्ट्स इसके स्लो होते हैं, धीरे धीरे, स्लो ऑनसेट बट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। इफेक्ट ज्यादा ड्यूरेशन तक रहते हैं पर स्टार्ट धीरे होते हैं काम करना, ऐसी दवाइयाँ। और ये हमने बता किया था कि इसके साइड इफेक्ट्स में से एक था कि डायबिटीज, तो मतलब ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, ये कार्ब मेटाबॉलिज्म पे हम इफेक्ट देख रहे हैं। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी बढ़ जाएगा, लिवर में होता है ना। अब पेरिफेरल यूटिलाइजेशन बाय ऑफ ग्लूकोज, जैसे जो एम्प्लॉयज और सेल्स वो वाले रिलेट हमने किया था, ये वैसी वही बात है, वो कम हो जाएगा और ब्लड में ही ज्यादा रहेगा। अब ये मसल और एडिपोज टिश्यू को भूखा मार देगा, उनके ग्लूकोज के अपटेक को बंद कर देगा, वो बेचारे फिर अपने ही एडिपोज टिश्यू फैट को यूटिलाइज करके ही एनर्जी डिराइव करेंगे। तो प्रोटीन का फिर ब्रेक डाउन हो गया और फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस चलेगा और उससे अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। सो अगर फास्टिंग स्टेट है ना, तो ये इसका फायदा है। ये क्यों इसका जरूरी है, बॉडी पागल थोड़ा है जो अपना ग्लूकोज ही खुद बढ़ाना चाहेगी। अगर फास्टिंग स्टेट है, ब्लड में ग्लूकोज नहीं है, तो ये इसका सिनर्जिस्टिक रोल किसके साथ हो गया, cortisol has synergistic role with glucagon। मतलब उसके साथ काम करके उसको हेल्प कर रहा है बेसिकली। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होता है, तो ब्रेक डाउन करवा रहा है ना प्रोटीन का, तो इंक्रीज प्रोटीन ब्रेक डाउन इन मसल एंड अदर पेरिफेरल टिश्यूज, जिसकी वजह से सर्कुलेशन में अमाइनो एसिड्स रिलीज हो जाते हैं और फिर वो अमाइनो एसिड्स कहाँ जाएंगे, लिवर में फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, और उस फर्दर अमाइनो एसिड से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा जो कि प्लाज्मा में रहेंगे। अब इससे प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक ये होता रहे तो मसल वेस्टिंग, मसल मास कम होता रहेगा, वीकनेस आ जाएगी और नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। डायबिटीज वाली वीडियो में हमने पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस की बात की थी, और ये नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस कैसे हो गया, जब ब्रेक डाउन हो रहा है ज्यादा। कॉर्टिसोल ने प्रमोट किया लिपिड का ब्रेकडाउन एडिपोज टिश्यू में, लाइपोलाइसिस, इससे फ्री फैटी एसिड्स ब्लड स्ट्रीम में आ गए। फ्री फैटी एसिड्स को ना अब एज अ एनर्जी सोर्स यूज किया जा सकता है। फ्री फैटी एसिड्स आर यूज्ड एज एनर्जी सोर्स, और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल निकलता है ना साथ में, तो ग्लिसरॉल फैट के ब्रेक डाउन के बाद है ना, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल को एज अ ग्लूकोनियोजेनेसिस का सबस्ट्रेट यूज कर लिया जाता है। अब इसके बाद ना, अगर कई बार ऐसा होता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट, फैट ना सिर्फ एब्डोमेन या बैक ऐसी जगहों पे लोकेटेड हो जाता है। अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे एक डिजीज का, कशिंग सिंड्रोम। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट, कुछ जगह पे सेंट्रल ओबेसिटी, कुछ जगह पे फैट इकट्ठा हो जाता है। उसका रीजन और कैसे हो रहा है और क्या क्या हो रहा है, उसमें अभी हम लास्ट में एक स्लाइड आएगी, डिफरेंस बिटवीन कशिंग सिंड्रोम, ये रही वो बेसिकली कशिंग सिंड्रोम एंड एडिसन्स डिजीज। ये पूरा उसमें है कि कहाँ पे फैट का इकट्ठा हो रहा है और क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब इम्यून सिस्टम पे तो देख लिया, एंटी इन्फ्लेमेटरी इम्यूनो सप्रेसिव एक्शन, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स का कंपोनेंट तभी तो है
क्योंकि इसका ये रोल है। कैसे कर पा रहा है ये? क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, इनके फॉर्मेशन को ये बंद कर रहा है, कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। इट इनहिबिट्स फॉस्फोलाइपेज A2, जिसकी वजह से रिड्यूस प्रोडक्शन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स का। नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है, लाइपेज, एज लिखा हुआ है तो मतलब ये एंजाइम है। फॉस्फोलाइपेज A2 एक एंजाइम है जो कि इंजरी या इन्फेक्शन के टाइम पे एक्टिवेट हो जाती है और ये उसको सप्रेस कर रहा है बेसिकली। अब इससे क्या होगा, ये एंजाइम से प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स ये सब बन रहे थे तो इनका प्रोडक्शन कम होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स कब रिलीज होते हैं? जैसे इन्फ्लेमेशन के टाइम पे, या फिर कोई जैसे फीवर से डील कर रहा है, या फिर कोई रिकवरी हो रही है, स्वेलिंग से रिकवर कर रहा है, या दर्द हो रही है तो रिलीज होते हैं। जैसे पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन, तो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है ना। और ल्यूकोट्राइन्स इन्फ्लेमेशन को ही प्रमोट करते हैं ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शंस। So next, it also stabilizes lysosomal membranes and reduce capillary permeability, और सप्रेस करते हैं बेसिकली ल्यूकोसाइट्स का माइग्रेशन टू इन्फ्लेमेटरी साइट्स। ल्यूकोसाइट्स बेसिकली WBCs का ही नाम है ना। जब चोट लगती है तो WBCs जहां पर लगी है तो वो वहां पर साइट ऑफ इंजरी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कहाँ से माइग्रेट कर रहे होते हैं ये? ब्लड से, है ना, फ्रॉम ब्लड टू साइट ऑफ इंजरी। अब इस प्रोसेस की वजह से ना ये ल्यूकोसाइट जहाँ भी जाएंगे तो केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से स्वेलिंग या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है ना, उसको रोकने के लिए ये सब इसकी माइग्रेशन को प्रिवेंट कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी उस जगह पे WBCs ना पहुंचे, ये एक्स्ट्रा उनका अक्यूमुलेशन प्रिवेंट कर रहा है ताकि ज्यादा इन्फ्लेमेशन ना हो जाए। अब लाइसोसोम्स हमें पता है सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स होते हैं। इनके अंदर एंजाइम्स जो होते हैं एसिडिक पीएच पे एक्टिवेट होते हैं, तो इनकी मेम्ब्रेन कई बार ना अनस्टेबल हो जाती है जिसकी वजह से ये एंजाइम्स लीक आउट हो जाते हैं। उस चीज से भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, तो ये उसको प्रिवेंट करते हैं कॉर्टिसोल्स। इट डिक्रीजेस प्रोलिफरेशन या डिवीजन ऑफ लिम्फोसाइट्स या WBCs, और एंटीबॉडी के फॉर्म होने के प्रोसेस से भी उसको भी ऑल्टर करेंगे, और इम्यून रिस्पॉन्स सप्रेस हो जाएगा। तभी तो इम्यूनो सप्रेसिव भी है ये, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स का कंपोनेंट है। जब कॉर्टिसोल इंक्रीज हुआ तो ये जो फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम थी ये डिक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से जो रिलीज हो रहे थे प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स ये भी कम हो गए। thereby now there is reduced inflammation. CVS पे क्या इफेक्ट है? ये मेंटेन करता है कॉर्टिसोल वैस्कुलर रिएक्टिविटी को by increasing the sensitivity of blood vessels to catecholamines जैसे एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। सो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स ये कर क्या रहा है, हमें पता है कि ये जो एड्रेनालिन है ना, ये दोनों वैसो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, वैसो कंस्ट्रक्टर्स हैं जिस वजह से BP को रेगुलेट करते हैं। और कॉर्टिसोल क्या कर रहा है, इनको वैसो कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में ही हेल्प कर रहा है।
ताकि बीपी मेंटेन हो सके। सो इट हेल्प्स टू मेंटेन द नॉर्मल बीपी। और कॉर्टिसोल अगर कम सिक्रीट होगा तो हाइपोटेंशन और शॉक जो कंडीशन होती है ना, टाइप्स ऑफ शॉक जो होता है एक है ना वैसा वाला शॉक, और बीपी का लो रहना हाइपोटेंशन क्रिएट कर देगा अगर इसकी अमाउंट कम है तो, है ना। बेसिकली ब्लड वेसल सेंसिटिव बन जाती है कि जैसे ही कॉर्टिसोल आएगा तो इट इज गोइंग टू बी सेंसिटिव कि अभी हमें कंस्ट्रक्शन करना है उसको ताकि बीपी मेंटेन हो सके। सेंसिटिविटी टू एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, ये एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। इफेक्ट बोन और कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म पे, ये ऑस्टियो ब्लास्ट सेल्स जो होते हैं ना, इमेच्योर बोन सेल्स, उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है और बोन रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को इंक्रीज करवा रहा है। जिससे होता क्या है, तभी तो बोला ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है ना। तो बोन से कैल्शियम अब ब्लड में आएगा और नए बोन सेल्स को ही बनने नहीं दे रहा। बेसिकली ये यंग जनरेशन को टारगेट कर रहा है। तो क्योंकि इसे पता है दूसरे जो मेन ऑस्टियो साइट्स हैं वो तो कुछ टाइम बाद खत्म ही हो जाएंगे, तो क्यों ना हम अगर इस बोन नाम की कंट्री को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके यूथ को खराब कर दिया जाए। और ये ऐसा करता है कि कैल्शियम कहीं बढ़ ना जाए, इसको एब्जॉर्ब होने से रोको यार, कहीं ये एब्जॉर्ब होके बोन में ना चला जाए। इसलिए इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन रोकता है। ये एब्जॉर्प्शन में इंटेस्टाइन से किसका रोल था? कैल्सीट्रायोल का, है ना, विटामिन डी। और रीनल कैल्शियम एक्सक्रीशन, किडनी को कहेगा कि कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब ना करो बल्कि एक्सक्रीट करो। अब कैल्शियम निकलता ही जा रहा है बॉडी के बाहर, कुछ तो इसने ब्लड में भेज दिया जितना पॉसिबल था, अब बाकी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब होने से भी रोक देगा कि बस बस एब्जॉर्ब ना हो जाना तुम। और एक्स्ट्रा है फिर भी अगर बच जाता है तो किडनी को कहेगा कि तुम बाहर निकाल दो इसको यूरिन में, यूरिन के थ्रू। अब इससे क्या होने लगेगा धीरे धीरे, अब कैल्शियम बोन से तो निकलता जा रहा है, ऑस्टियोब्लास्ट सही से एक्टिव नहीं है, तो ब्लड में भी ऑलरेडी ज्यादा है, यूरिन से भी निकल रहा है और एब्जॉर्ब भी नहीं हो पा रहा नया। ऑलरेडी जो था उसको तो कम कर दिया, नया कैल्शियम भी नहीं एब्जॉर्ब होने दे रहा, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, बोन डेंसिटी इज गोइंग टू रिड्यूस। स्ट्रेस रिस्पॉन्स मेजर स्ट्रेस हार्मोन होता है ये, है ना। तो बॉडी की बेसिकली एडेप्टिव मैकेनिज्म है ये, कि कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो बॉडी रिलीज करती है। और स्ट्रेस के टाइम पे एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं एकदम से, है ना। और बीपी भी मेंटेन रहता है एंड इट सप्रेस एक्सेसिव इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। जैसे किसी को चोट लग जाए और स्ट्रेस होने लग जाए तो ये इन्फ्लेमेशन उस टाइम पे भी रुक जाएगी, ये एक बेनिफिट है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हम सरवाइव इसकी वजह से ही कर पाते हैं। परमिसिव एक्शन ऑफ कॉर्टिसोल इन सप्रेशन ऑफ कैटेकोलामीन एक्शन। सो परमिसिव एक्शन का बेसिकली क्या मतलब है कि कुछ हॉर्मोन्स को ना अपना काम भी ढंग से करने के लिए, जैसे कैटेकोलामीन्स, कुछ कैटेकोलामीन्स और कुछ एड्रेनालिन हार्मोन, जैसे इनको काम करने के लिए भी ना कॉर्टिसोल से पहले परमिशन चाहिए, तभी ये ढंग से काम कर पाते हैं, तभी परमिसिव लिखा है, इसकी परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि ये क्या है, प्रिंसिपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स का, ताकि बहुत मेन पोस्ट पे है ये, तो सबसे बाकी सब इससे ही पहले परमिशन लेंगे, तो प्रिंसिपल है ये। तो बाकी के लोग प्रिंसिपल की परमिशन लेंगे तो डायरेक्ट इसका मेटाबॉलिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट तो हमने देख ही लिया। तो ये फैसिलिटेट या परमिट करता है दूसरे हार्मोन्स को एक्शन करने पर। विदाउट इट्स परमिशन कैटेकोलामीन्स जैसे एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, इनका काम करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
तो परमिसिव एक्शन का मेनली क्या मतलब है कि नॉर्मल लेवल में कॉर्टिसोल होना चाहिए ताकि फुल एक्सप्रेशन और सही से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो कैटेकोलामीन्स का, बाकियों को रेगुलेट कर रहा है। कैटेकोलामीन्स अपने टारगेट टिश्यूज पर ढंग से काम कर पाए, जैसे पर्टिकुलरली सीवीएस और स्मूथ मसल पे इफेक्ट। तो कॉर्टिसोल क्या कर रहा है, कैटेकोलामीन्स की रिस्पॉन्सिवनेस, टिश्यूज आर बिकमिंग मोर रिस्पॉन्सिव टू कैटेकोलामीन। अगर कैटेकोलामीन उनके पास आए तो उसकी रिस्पॉन्सिवनेस इंक्रीज हो पाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिसोल। ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है सिंथेसिस और अवेलेबिलिटी बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की, जैसे अल्फा और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं ना सेल मेम्ब्रेन पे, उनका सिंथेसिस अब ये फास्ट पेस पे होने लगेगा, जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाएगी। मतलब ये डायरेक्टली खुद काम नहीं कर रहा पर दूसरों की पावर को इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब अगर कॉर्टिसोल नहीं होगा तो बॉडी एड्रेनलिन को रिस्पॉन्स नहीं करेगी, के थ्रू उसका रिस्पॉन्स नहीं शो होगा। तो कोई भी टिश्यू के पास एड्रेनलिन जाएगा तो वो कहेगा तू कौन है, मैं नहीं तेरे को रिस्पॉन्ड करता है या तेरे को इग्नोर कर रहा है बेसिकली। तो टिश्यू की इग्नोरेंस जो हो रही थी ना पहले कॉर्टिसोल इसको एड्रेनलिन को, ये उसको हटा रहा है अब, ठीक है। एड्रेनलिन से ही याद आएगा हमें कौन से रिसेप्टर्स, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स ऑलरेडी सेल्स में होते हैं। यही बेसिकली थोड़ी एड्रेनलिन की इज्जत बचा रहे हैं कि अब इग्नोर होने से उनको रोक रहे हैं। कौन से, अल्फा एड्रेनर्जिक और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट है। अब पहले एक ही रिसेप्टर था, इसने क्या किया, सिंथेसिस ज्यादा का करवा दिया, लेट्स से और हो गए। तो अब रिसेप्टर्स का ज्यादा सिंथेसिस है, और रिसेप्टर्स किसके हैं, एड्रेनलिन के रिसेप्टर्स हैं। ये बेसिकली क्या है, टारगेट सेल्स जिन पे एड्रेनलिन को काम करना है। पहले ये इसे इग्नोर कर रहे थे, पर इसके इग्नोर को बचाने के लिए कॉर्टिसोल ने ये बूथ्स लगवा दी कि कुछ आओ यार इसकी भी थोड़ी खातिर करें, इसको इग्नोर नहीं करता। तो अवेलेबल नहीं थे पहले ये इजीली, बट अब इजीली अवेलेबल है। तो अब क्या आएगा, एड्रेनलिन आएगा और इनके रिसेप्टर्स पे इजीली ये उनको टारगेट करके अपना काम करवा सकता है। It also maintains structural integrity of vascular and smooth muscle. नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है, ठीक है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स नॉर्मल सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। ये बेसिकली बात हो रही स्मूथ मसल, कौन सी वाली, जो वेसल्स की स्मूथ मसल्स होती है ना उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करेगा ये। अगर कॉर्टिसोल कम होगा ना तो ये मसल्स, इनकी वेसल्स पे जो मसल्स है ना वो उन सही से अपनी वेस्कुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगी, मतलब वो थोड़ी लूज हो रही हैं। तो वेस्कुलरिटी कम होने से तो बीपी एकदम से कम हो जाएगा, तो ये इसको टाइट मेंटेन होना चाहिए ना, तो वही इसका काम है कॉर्टिसोल का। अब नेक्स्ट एक फंक्शन था, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को सपोर्ट कर रहा है। कॉर्टिसोल ना बेसिकली यहाँ पे एक वाईफाई है। क्योंकि अगर ये जो एड्रेनलिन था उससे क्या करना था, ब्लड वेसल के अगर सेल तक मैसेज भेजना है कि तुम कॉन्ट्रैक्शन को सपोर्ट करो, मतलब इलाज सही से मेंटेन रहो, या फिर कुछ भी मैसेज भेजना था उसको, ठीक है। तो मैसेज जाएगा। अगर कॉर्टिसोल नहीं होगा ना तो लेट्स से वो अपना नॉर्मल मोबाइल डेटा यूज कर रहा है, तो ये कैसा होगा, स्लो मैसेज, ढंग से टाइमली मैसेज पहुंच ही नहीं पाएगा अगर, तो रेंज की दिक्कत भी हो जाएगी। पर कॉर्टिसोल यहीं पे क्या है, वाईफाई की तरह काम कर रहा है, स्पीड को बेसिकली बहुत ज्यादा ये इंक्रीज कर रहा है।
पहले जो मैसेज धीरे धीरे जा रहा था एड्रेनालिन का अपने टारगेट सेल तक, वो अब इजीली जा पाएगा। सिग्नल जो भेजने थे उसको, सिग्नल का ट्रांसडक्शन इजीली हो पाएगा। अगर कॉर्टिसोल एब्सेंट होता है तो जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स थे ना, जो सेल में मैंने बना के दिखाए थे, उनका नंबर भी कम होगा क्योंकि प्रोडक्शन को रेगुलेट कर रहे थे, और इसकी सेंसिटिविटी को, उसको भी रेगुलेट कर रहे थे। तो मतलब बाकी अब सेल्स एड्रेनलिन को इग्नोर मारना स्टार्ट कर देंगे कि तू कौन है। अब कॉर्टिसोल इसकी वैल्यू बढ़ा रहा था, सेंसिटिविटी बढ़ा रहा था, ठीक है। अब यार रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, इग्नोर कर रहे हैं, तो कैटेकोलामीन्स अब इग्नोर होने शुरू हो जाएंगे। तो कॉर्टिसोल क्या कर रहा है, डायरेक्टली तो नहीं कैटेकोलामीन के एक्शन पे कुछ ये रिस्पॉन्स कर रहा, बट ये इनडायरेक्टली उसके इफेक्ट को ही एम्पलीफाई बहुत ज्यादा टाइम्स तक इंक्रीज कर रहा है। उसकी इफेक्टिविटी इसके बिना बहुत कम होगी। तो इट इज जस्ट लाइक अ मेंटर टू द कैटेकोलामीन। इसके बिना ये, इसकी लाइफ का पाथ जो था, जो इफेक्टिवनेस इसको क्रिएट करनी थी, उसको मल्टीपल फोल्ड से ये इंक्रीज कर रहा है। कॉर्टिसोल ज्यादा होगा तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स भी ज्यादा होंगे, जिस वजह से कैटेकोलामीन का रिस्पॉन्स भी ज्यादा टारगेट सेल्स शो करेंगे। सीवीएस पे क्या इफेक्ट था? परमिसिव एक्शन में कॉर्टिसोल के ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कैटेकोलामीन्स ही नॉर्मल वेस्कुलर टोन, कितनी उसकी स्ट्रेंथ, वो सब, और बीपी इसको मेंटेन करते हैं और वैसो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। बीपी को कम नहीं होने देते, वैसो कंस्ट्रक्शन से बीपी बढ़ जाता है और कार्डियक आउटपुट सही मेंटेन रहता है। कॉर्टिसोल एसेंशियल होता है क्योंकि ये सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर रहा था ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल्स। इससे जो स्मूथ मसल, जो वेसल की लेयर होती है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ना। कॉर्टिसोल अगर डेफिशिएंस होगा तो कैटेकोलामीन्स का रिस्पॉन्स ब्लंटेड, ऐसे जवाब दे देंगे कि कौन है कैटेकोलामीन्स, हम तो नहीं रिस्पॉन्ड करते, तो इग्नोर होने से बचा रहे हैं, लीडिंग टू रिड्यूस्ड वेस्कुलर टोन। अब ये कॉन्ट्रैक्शन कॉन्स्ट्रिक्शन, अगर तुमने जैसे एक पाइप है, उसको बीच में से कहीं से प्रेस कर दिया, थोड़ा यहाँ से कम कर दिया, तो फ्लो एकदम से इंक्रीज कर जाएगा ना, ये कुछ वैसा ही है। तो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, तो इस वजह से बीपी मेंटेन रह रहा है। अब अगर ये नहीं है तो ब्लड वेसल वैसे ही ज्यादा लंबी जाएगी, इसमें से फ्लो भी धीरे धीरे होगा, तो हाइपोटेंशन, कम बीपी, और इस सर्कुलेटरी सिस्टम कोलैप्स भी कर सकता है। स्मूथ मसल, ब्रोंकियल स्मूथ मसल पे क्या इफेक्ट है? बेसिकली कौन, ये जो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स है ना, उनको रिलैक्स्ड स्टेट में रखता है कॉर्टिसोल। सो इट इज अ ब्रोंकियोडायलेटर, ताकि ज्यादा एयर पास कर सके। तो ब्रोंकियोडायलेटरी इफेक्ट्स है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सब खुले रहेंगे ताकि रोड चौड़ी होगी तो आसानी से हवा या फिर व्हीकल्स जा पाएंगे। तो ब्रोंकियोडायलेशन, जितनी बड़ी सड़क उतना ही आसान उसको क्रॉस करना, मतलब उससे ट्रांसपोर्ट होना। तो ये खुद नहीं होता, तो इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट है। कॉर्टिसोल तो मेन प्रिंसिपल खुद थोड़ा काम करता है, वो काम करवाता है, बल्कि सब रेगुलेशन में रोल होता है। ये कैसे काम करवाता है अपना? एड्रेनालिन से, क्योंकि यहाँ भी ये किससे काम करवा रहा है? एड्रेनालिन से। सो इंक्रीज कर रहा है ये इधर भी बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के एक्सप्रेशन को, तो एड्रेनालिन का रिस्पॉन्स यहाँ भी कैसा हो रहा है? इम्प्रूव हो रहा है। और कॉर्टिसोल अगर डेफिशिएंट होगा तो ब्रोंकियल रिस्पॉन्सिवनेस कम हो जाएगी, जिसमें ब्रोंकियोस्पाज्म जैसी कंडीशन, उसमें वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस अगर मतलब नैरो हो जाए, तो कॉन्स्ट्रिक्टेड रहे, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत।
अप रेगुलेशन ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर्स। इनका ये बेसिकली नंबर इंक्रीज करवा रहा है। जैसे वहां भी पहले मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स का नंबर इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स का फिजिकली नंबर। सो एड्रेनलिन को बेसिकली काम करने के लिए क्या करना पड़ता है, रिसेप्टर्स से बाइंड, है ना। तो कॉर्टिसोल क्या करेगा, रिसेप्टर्स को ज्यादा बनवाएगा ताकि एड्रेनलिन अच्छे से लंग्स को डायलेट कर पाए। तो जितना ज्यादा ये रिसेप्टर से बाइंड करेगा एड्रेनलिन, उतना ही ब्रोंकियो डायलेटरी इफेक्ट होगा। बल्कि पहले तो रिसेप्टर इससे एड्रेनलिन से बाइंड करना ही नहीं चाह रहे थे, उसको इग्नोर कर रहे थे, पर अब उसने रिस्पॉन्स बढ़वाया, एड्रेनलिन का थोड़ा उसने ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसका मेकओवर किया, तो अब रिसेप्टर भी बाइंड इजीली करना चाहेगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे कई बार एस्थमा जैसे कंडीशंस में इन्फ्लेमेशन होता है या फिर स्पैजम्स आ जाते हैं, है ना, तो उनको भी रोकेगा। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी है। अब आते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पे। सो स्पैजम में क्या हो रहा था, कॉन्स्ट्रिक्शन, तो वो पाथवे नैरो हो गया। सो ऐसे बोलते हैं ना कि स्टेरॉइड से एस्मा के चांसेस उसमें नहीं देते, मतलब जो पेशेंट्स होते हैं उनको, मतलब वैसे तो डॉक्टर्स रेकमेंड कर देते हैं क्योंकि इसका यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है, पर लॉन्ग टर्म में ना ये वर्सन कर देता है अस्थमा को, इसलिए नहीं लेने चाहिए स्टेरॉइड्स। बट वैसे देते क्यों है, क्योंकि ये ना फटाफट ना यहाँ पर ना लंग्स को खोल देता है, मतलब ब्रोंकियो डायलेशन कर पाता है ताकि इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो पाए। सो एड्रेनलिन का बेसिकली यहाँ पर डायलेटरी इफेक्ट हो रहा था, दैट्स ऑल, और इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम हो रही है। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, कौन से डिजीजेस हो सकते हैं अगर कॉर्टिसोल के लेवल्स बहुत हाई हैं, एड्रेनल ग्लैंड काफी ज्यादा कॉर्टिसोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो कशिंग सिंड्रोम हो सकता है। अब इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसमें कॉर्टिसोल इतना ज्यादा हो रहा है कि उसके काफी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स थे। जैसे ऑस्टियोपेरोसिस हमने देखा था कि ये बोन की ब्लड लेवल्स बढ़ा रहा था, कैल्शियम का ब्लड में लेवल बढ़ा रहा था, और बोन से ये रीअब्सॉर्ब करवा रहा था उसको, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। तो इतना ज्यादा इसने करवा दिया कि अब ऑस्टियोपेरोसिस बिल्कुल डेंसिटी ही कम हो गई, इतना ज्यादा है तो। और फैट का भी हमने एक्शन देखा था कि ये मसल्स का में लाइपोलाइसिस, ये उसका ब्रेक डाउन करवाता है मसल्स और एडिपोज टिश्यू का, तो मसल वेस्टिंग बिल्कुल ही खत्म ही कर रहा है ऑलमोस्ट मसल्स को, इतना ज्यादा स्ट्रेस का माहौल है यहाँ पे। स्किन में अल्सर्स भी हो जाएंगे, और इम्पोर्टेंट है कि जैसे एडिपोज टिश्यू में जो एक्शन था ना, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट, ओबेसिटी होगी बट टू सर्टेन एरियाज, एक तरफ बिल्कुल ही मसल्स खत्म हो रही है और एक तरफ ओबेसिटी हो रही है, जैसे एब्डोमेन, बैक और नेक में यहाँ पे फैट डिपॉजिट हो रहा है। और फेस कैसा लगने लग जाता है, सूजा हुआ सा, रेड राउंड फेस बिल्कुल, क्योंकि फैट का डिपोजिशन हो रहा है। इमोशनली सीएनएस पे रोल, इमोशनल डिस्टर्बेंस। अब ये क्या करवा रहा था, कॉन्स्ट्रिक्टरी हार्मोन था ना, तो हाइपरटेंशन इतना ज्यादा, पहले तो बीपी को गिरने नहीं दे रहा था, सही मेंटेन कर रहा था इलास्टिसिटी, पर इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया इसने कि हाइपरटेंशन हो गया। ट्यूमर, हाइपरप्लेजिया, ये सब हो सकता है। कार्डियक हाइपरट्रॉफी, मतलब कार्डियक मसल्स में एक्सेस सिर्फ ग्रोथ। मेल्स में ये ईडी कॉज कर सकता है, फीमेल्स में एमेनोरिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसे ही एक होता है एडिसन्स डिजीज, डिटेल में अभी हम करेंगे दोनों डिजीजेस का कंपैरिजन। पहले एडिसन्स में क्या होता है कि सिग्निफिकेंट बहुत कम हाइपो सिक्रीशन हो रहा है,
does not produce sufficient steroid hormones. स्किन इसमें हाइपर पिगमेंटेड लगेगी। अब उसका उल्टा होगा तो बीपी इसमें कम हो जाएगा, कॉर्टिसोल ही मतलब बीपी मेंटेन कर रहा था तो कम होगा, वेट लॉस हो जाता है, वीकनेस हो जाती है। इसमें डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि बॉवल मूवमेंट, इंटेस्टाइनल मूवमेंट को फास्ट करवा रहा था ये, पर अब तो काफी स्लो हो जाएगी उसके एब्सेंस में। और स्किन में विटिलिगो आपने देखा होगा, काफी कॉमन है ये, कुछ लोगों के वाइट पैचेस से होते हैं ना स्किन पे, ये वो है। इसमें फीवर, कन्वर्जेंस, हाइपोग्लाइसीमिया कम है लेवल्स, क्योंकि सोडियम लेवल्स भी कम, हाइपोनेट्रीमिया होगा ब्लड में, सिवियर वॉमिटिंग, डायरिया। और सिनकोप और कन्वर्जेंस का क्या मतलब है? सिनकोप होता है बेसिकली कि कॉन्शियसनेस बेसिकली ब्लड में ना ब्रेन में रिड्यूस फ्लो, क्योंकि इतना ज्यादा लो बीपी है, कई बार ब्रेन में ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ टाइम तक होश में नहीं रहते लोग। और कन्वर्जेंस होता है कि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही है मसल्स, क्योंकि कैल्शियम लेवल्स मेंटेन नहीं है, हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपोनेट्रीमिया है, और कैल्शियम लेवल्स भी साथ में लो हैं, हाइपोकैल्सीमिया भी है। तो फिर आज ही हमने वो डिजीज करा था टेटनी, तो उसके जैसे ही रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस हो जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन कशिंग सिंड्रोम एंड एडिसन्स डिजीज। तो कशिंग सिंड्रोम क्या था? एक क्लिनिकल स्टेट जहां पे एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहा है कॉर्टिसोल। इसके कॉज क्या है? कहीं किसी और जगह पे ACTH कहीं और से भी सिक्रीट होने लग जाए तो डबल डबल हो जाएगा ना। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन हाइपोथैलेमस से वैसे तो हो रहा था, अब हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी पे जा रहा था, और पिट्यूटरी से फिर ACTH सिक्रीट हो रहा था उसका एक्सेस में। ये कशिंग डिजीज में हो रहा है। या फिर कैंसरस कंडीशंस में हमें पता है एडिनोमा हो, कार्सिनोमा हो, तो भी इंक्रीज होता है सब कुछ। ऑन द अदर हैंड एडिसन्स डिजीज में डेफिशिएंसी है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की, क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स ही फेल कर जाता है। ये एडिसन्स डिजीज जो है, इसमें ऐसे याद रखो, एडिशन की जरूरत है। किसकी एडिशन की जरूरत है? बॉडी के अंदर अब हमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड ये ऐड करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कम है ऑलरेडी। कैसे हो रहा है ये? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये तो थेरेपी वगैरह या फिर अनकंट्रोल्ड रिलीज या कैंसर उसकी वजह से हो रहा था, पर ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है एडिसन। ए फॉर एडिसन, ए फॉर ऑटो इम्यून। एड्रिनल कॉर्टेक्स खुद को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। ये किस में होता है? टीबी, इन्फेक्शंस, इनफिल्ट्रेशन, मेटास्टेसिस हो रहा है, मतलब कार्सिनोमा ज्यादा स्प्रेड कर रहा है। उसमें वो कार्सिनोमा वो सेल डिवीजन वाला था, ठीक है, इसमें ये मेटास्टैटिक कार्सिनोमा है। या फिर एड्रिनल ग्लैंड में ही इंटरनल ब्लड लीकेज, हेमरेज हो जाए, या फिर बाय बर्थ भी हो सकता है कि एड्रिनल हाइपोप्लेजिया है, या फिर एड्रीनो ल्यूकोडिस्ट्रॉफी, जो ल्यूकोसाइट्स हैं एड्रिनल ग्लैंड के, उनकी सही से ग्रोथ या फंक्शनिंग नहीं हो पाई। हाइपोप्लेजिया होता है इनकम्प्लीट डेवलपमेंट का होना, सेल्स ढंग से बाय बर्थ ही डेवलप नहीं हो पाए। अब पैथोजेनेसिस कैसे होता है? ये कॉर्टिसोल ज्यादा है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ गया, प्रोटीन का ब्रेकडाउन बढ़ गया, लिपिड्स का लाइपोलाइसिस हो गया, जिससे कि सोडियम और वाटर रिटेन रहेगा और पोटेशियम का लॉस हो जाएगा। बल्कि इसमें कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी और एल्डोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी, दोनों की कंबाइंड डेफिशिएंसी है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये जो इसके फंक्शंस है ना नॉर्मल, वो नहीं हो पाएंगे। उसमें सोडियम रिटेन रह रहा था
यहाँ पे सोडियम लॉस, सोडियम इज लॉस थ्रू द बॉडी, वहां पे पोटेशियम लॉस हो रहा था, यहाँ पोटेशियम रिटेन्ड होगा, पोटेशियम बढ़ा हुआ आएगा, सोडियम कम। और यहाँ कशिंग में पोटेशियम का लॉस हो रहा था। सो डिहाइड्रेशन भी होगा। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, इसका लेवल बढ़ेगा। फिर भी कॉर्टिसोल ही नहीं है तो एल्डोस्टेरॉन ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए दिक्कत आ रही है। एज वाइज बात करें तो 20 to 40 है, और ये 20 to 50 सेम ये एज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो एज सच कशिंग सिंड्रोम है ना, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फीमेल्स में ज्यादा होता है। इट इज मोर कॉमन इन फीमेल्स देन मेल्स। क्योंकि फीमेल्स में इन जनरल वैसे भी ना ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो ऑस्टियोपोरोसिस इसका एक फीचर है ना, वैसे भी फीमेल्स प्रोन होती है ऑस्टियोपोरोसिस के, ऐसा याद रख लो कि ये फीमेल में इसलिए ये ज्यादा होता है। सो कभी भी ये ऑनसेट हो सकता है, ये स्लाइटली फीमेल प्रीपोंडरेंस शो कर रहा है। तो दोनों में बेसिकली ये कॉमन पॉइंट है कि फीमेल्स में ज्यादा हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स को ज्यादा होती है, बट कंपैरेटिवली फीमेल्स में ज्यादा है। एडिसन्स में ऐसा याद रखो, एडिसन है तो ऐड क्या करना पड़ रहा है, वेट ऐड करना पड़ रहा है। वेट कम है ऑलरेडी, ठीक है, वेट लॉस है, कॉर्टिसोल भी कम है तो वेट भी कम है। अब जो ऑलरेडी ये मोटी वाली फीमेल्स हैं, एपेटाइट, इनको भूख ज्यादा लगती है क्योंकि मसल्स वगैरह वो डैमेज हो रही हैं, तो ऐसा सिग्नल जा रहा है कि तुम ज्यादा खाओ। पॉलीफेजिया के सिग्नल जा रहे हैं। इसमें वेट लॉस तो है और साथ में एपेटाइट इसमें भी कम है, भूख कम लगती है, दोनों में ये कॉमन पॉइंट है। एडिसन्स में भी जनरलाइज्ड वीकनेस, फटीग, ये तो कॉमन है ही। इसमें प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, जो लिम्स वगैरह की मसल्स है ना, उसमें ज्यादा वीकनेस होगी। स्किन कशिंग में थिन, ड्राई, वार्म ऐसी होगी। और इसमें ब्रॉन्जिंग, क्योंकि मेलानोसाइट का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है ना, तो ब्राउनिश इफेक्ट टोन आ जाएगी स्किन में। ड्राई और रफ तो कॉमन है ही, ठीक है। ब्रॉन्जिंग स्किन याद रखना एडिसन में होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कशिंग के पॉइंट्स है ना, फेस कैसा मून लाइक राउंड, फैट की वजह से गोल चांद जैसा नजर आएगा, मतलब कैसा राउंड होगा शेप वाइज। मून फेस इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये स्टार है, मून फेस कशिंग सिंड्रोम। और फैट जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको बफलो हम फैट बोलते हैं। ये भी 3 बातें इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मून फेस हो गया कशिंग में, बफलो फैट, बफलो लाइक अपीयरेंस, मतलब फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा था। सेंट्रीपीटल, टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब एब्डोमेन की तरफ फैट आ रहा है ज्यादा, और बैक की तरफ। अब बीपी तो हमें बताइए, हाइपरटेंशन इसमें, और इसमें हाइपोटेंशन, क्योंकि कॉर्टिसोल ही हाइपोटेंशन को प्रिवेंट कर रहा है, वो कम होगा तो हाइपरटेंशन हो जाएगी। फीवर हो सकता है, हो टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मल रहता है। पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं कशिंग वाले पेशेंट्स को, ठीक है। और वहां पे इंटेस्टाइन का इफेक्ट देखे तो डायरिया, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, ये सब है। इरिटेशन,
इंसोम्निया, नींद में दिक्कत, डिप्रेशन, साइकोसिस, यूफोरिया, जैसे बिना किसी वजह के बहुत खुश हो जाना। तो अगर कॉर्टिसोल का नॉर्मल से ज़्यादा लेवल है तो ब्रेन के अंदर जो सेंटर्स होते हैं ना, इमोशनल सेंटर्स, उनको स्टिमुलेट करेगा, तो बिना बात के वो एक्टिवेट हो रहे हैं। इसमें डिप्रेशन, एड्रीनल क्राइसिस, मेंटल फॉग, कंफ्यूजन, लिथार्जिनेस, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल का इरेगुलर होना, डिक्रीज होना लिबिडो का, डिक्रीज लिबिडो दोनों कॉमन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर और डिस्टर्ब्ड, एक्ने होता है दोनों में, और स्किन में वैसे उसमें दूसरा जो एडिसन डिजीज है, स्किन पर क्या इफेक्ट आ रहा है उसमें, इसमें तो ड्राई थी, वहां पे स्किन में ब्रॉन्जिंग हो रही है, ये इम्पोर्टेंट। अब नेक्स्ट अब ये फिर आ गया इम्पोर्टेंट पॉइंट, सोडियम नॉर्मल था, पोटेशियम कम था। कशिंग में सीपी से याद रख लो, कनॉट प्लेस, सीपी, सीपी कम हो रहा है, ठीक है। कशिंग में पोटेशियम, पी फॉर पोटेशियम कम हो रहा है, और सोडियम नॉर्मल है। सोडियम कम हो रहा है, पोटेशियम ज्यादा हो रहा है। पोटेशियम का एडिशन हो रहा है, याद रखो, एडिसन्स डिजीज में। हाइपोग्लाइसीमिया तो हमने समझ ही लिया। बाकी कॉर्टिसोल का लेवल भी बताइए हमें। ACTH देख लेते हैं एक बार। ACTH इसमें डिक्रीज्ड है, एड्रीनल अगर है तो डिक्रीज्ड होगा, और अगर पिट्यूटरी या एक्टोपिक कॉज है तो एक्सेस में होगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के ज़्यादा डिवीजन से अगर हो रहा है ये हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल, तो अगर पिट्यूटरी की दिक्कत है तो ACTH ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, वरना वैसे तो डिक्रीज होता है, तो ये भी स्पेशल केस है। और ACTH उसमें सिर्फ इंक्रीज, ठीक है, ACTH इंक्रीज हो रहा है। ACTH के इंक्रीज होते हुए भी ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ACTH इंक्रीज है फिर भी क्या हो रहा है, कॉर्टिसोल का लेवल लो हो रहा है एडिसन में। A फॉर एडिसन, A फॉर ACTH इंक्रीज, और उसमें वेरी करता है कि मतलब अगर पिट्यूटरी वाला है तो इंक्रीज होगा, वैसे डिक्रीज होता है। एल्डोस्टेरॉन भी इसमें नॉर्मल या इंक्रीज रहता है, और एल्डोस्टेरॉन का इसमें एज सच सिग्निफिकेंट राइज नहीं होता, कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं है। ये थेरेपी के बाद इम्प्रूव हो जाता है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के रिडक्शन से, रेडियोथेरेपी से, और ये भी उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का रिडक्शन करते हैं, पर यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को दिया जाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सॉल्ट, ये सब दिया जाता है। जो ये एडिसन वाले पेशेंट है उनको सॉल्ट डाइट में रेकमेंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्ट तो कम हो रहा है, और बॉडी हाइपोनेट्रीमिया कितना खतरनाक है हमें ऑलरेडी पता है कल वाली वीडियो से, है ना। So adrenal associated features, osteoporosis, फ्रैक्चर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस के चांसेस, क्योंकि ये एड्रीनल ज्यादा है तो ये हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, और इन्फेक्शन के चांस इंक्रीज। इसमें हाइपर पिगमेंटेड स्किन, सॉल्ट क्रेविंग, सॉल्ट कम है तो पेशेंट को सॉल्ट की क्रेविंग होगी, डिहाइड्रेशन, हाइपोनेट्रीमिया, सॉल्ट कम है हाइपोनेट्रीमिया, और पोटेशियम ज्यादा है तो हाइपर कैलीमिया, ब्लड के अंदर के पोटेशियम लेवल ज्यादा हैं।
हाइपरकलीमिया और हमें पता है कि कितना खराब है, हाइपोटेंशन इससे हो जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर हमें डिस्कस करने हो तो कशिंग में मून फेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट, मून फेस, fat redistribution to central parts, basically abdomen, और ACTH का लेवल वैसे तो डिक्रीज होता है, पर अगर कार्सिनोमा ऑफ पिट्यूटरी है तो ये इंक्रीज हो जाएगा। सोडियम का लेवल इसमें ज़्यादा होता है, पोटेशियम का लेवल कम होता है। और एडिसन्स में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होता है और हाइपोनेट्रीमिया होता है, सोडियम का लेवल कम होता है। ACTH भी इंक्रीज हुआ मिलेगा इसमें, ऑस्टियोपोरोसिस और इसमें हार्ट रिलेटेड डिजीजेस ड्यू टू लेस ब्लड फ्लो और डायबिटीज मेलाइटस, हाइपोनेट्रीमिया ड्यू टू लो सोडियम, इसकी वजह से बीपी भी लो होगा। और क्या ऐड कर सकते हैं इसमें, क्या होगा, विटिलिगो, स्किन वाइज विटिलिगो होगा एडिशन वाले को, और फैट वहां पे है, बल्कि यहाँ पे बिल्कुल फैट पेशेंट में कम है। सो ये हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट और लास्ट पार्ट में इस चैप्टर के।